दोस्तों, हमारे घर में या आसपास कहीं अगर सांप निकलने की खबर हो तो हम घबरा जाते हैं। वैसे हकीकत में क्या, अगर हमें सपने में भी सांप दिख जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि पता नहीं इस सपने का मतलब क्या होगा। ऐसे में अगर रोजमर्रा की परेशानियों से दूर करने के लिए अपने आप को अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और वो आपको ये कहता है कि आपकी कुंडली में एक सांप है जो कुंडली बनाकर बैठता है, तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। फिर शुरू होगा पूजा पाठ का सिलसिला, कर्मकांड का सिलसिला कि किसी तरह इस परेशानी से खुद को हम दूर करें। यही बात होगी आज तथास्तु में। आज हम बात करेंगे काल सर्प योग के बारे में। अब ये योग है या दोष है, ये आज जानेंगे अपनी खास मेहमान और एस्ट्रोलॉजर आभा शर्मा से। आभा जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दोस्तों, आभा जी स्टूडियो में बनी हुई हैं, आप कॉल कर सकते हैं अगर आपके भी मन में कुछ सवाल हो काल सर्प योग से जुड़े हुए। अगर किसी ज्योतिषी ने आपको बोला है कि आपकी कुंडली में भी एक सांप है जो कुंडली बनाए बैठा है, तो वो सारे सवाल आज आप इस मंच से जुड़कर जान सकते हैं। 0120399111 हमारा फोन नंबर है। और साथ ही अगर आप अपने भविष्य से जुड़े कुछ सवाल जानना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं अपनी डिटेल्स 560068 पर, और उन डिटेल से आपकी कुंडली बनाएंगी आभा जी और अगले हफ्ते इसी मंच पर आपके सवालों का जवाब देंगी। फिलहाल आपको एक बार फिर बता देती हूं कि जिन दर्शकों ने हमें SMS किए हैं अपने डिटेल्स, उनके सवालों के जवाब आज इसी एपिसोड में मिलेंगे। और सबसे पहले आभा जी, ये सवाल कि काल सर्प योग है या दोष है? जी ना, ये तो योग है ना ये दोष है। क्योंकि पहले मैं आपको ये बताऊं कि राहु और केतु दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनका भौतिक अस्तित्व तो है ही नहीं। इवन साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स भी कहते हैं कि जो है ही नहीं, भौतिक अस्तित्व जिनका है ही नहीं, तो उनको उनका प्रभाव क्यों माना जाए। जी। तो इसके लिए ये माना जाता है कि भारतीय ऋषियों ने आकाश के ऐसे दो बिंदुओं को पाया कि जहां चुंबकीय प्रभाव बहुत ही अधिक था। और ये दो बिंदु वो बिंदु हैं जब पृथ्वी जब सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, तो उसकी कक्षा पे चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है, तो उन दोनों कक्षाओं का जहाँ मिलन होता है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द ऑर्बिट्स ऑफ मून एंड अर्थ, वो द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, वो दो पॉइंट इतने ज्यादा चुंबकीय महत्व के हैं कि वो पृथ्वी पर प्रभाव डालते हैं। और इन्हीं दो पॉइंट्स को नॉर्थ नोड और साउथ नोड, राहु और केतु कहा गया। राहु को एक तरह से माना गया कि एक सांप है जिसका सर है, और केतु को सांप की पूंछ माना गया। लेकिन ये अपने आप में एक छाया ग्रह है, यानी इनका अपना अस्तित्व नहीं है, बल्कि ये उनके अकॉर्डिंगली काम करते हैं जिन ग्रहों के साथ ये बैठे होते हैं। जी, आमतौर पे बातचीत में जो भी अगर कोई शख्स है जो हमें परेशान करता है तो हमें बातचीत में उसे हम राहु केतु कहने लगते हैं। इस बारे में आभा जी से जानेंगे कि ये राहु केतु की क्या है कहानी। फिलहाल आपको दिखाते हैं काल सर्प योग से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। हिंदू धर्म में जन्म लग्न का बड़ा ही महत्व है। जातक का जन्म जिस राशि लग्न में होता है उसका असर जीवन भर पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब कुंडली में सारे ग्रह राहु केतु की ओर आ जाते हैं तो ऐसा योग काल सर्प योग कहलाता है। कई ज्योतिष इसे राहु केतु की वक्र दृष्टि भी कहते हैं। काल सर्प होने के कारण व्यक्ति का जीवन संघर्ष से भरा होता है। बीमारी या कष्ट की स्थिति में अकेलापन महसूस होने लगता है। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे उसका जीवन बेकार है। पर ऐसा माना जाता है कि शिव की उपासना करने से काल सर्प दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। तो काल सर्प योग के दौरान कहा जाता है कि जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा संघर्ष से भरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो नहीं है ये, क्योंकि देखिए, दक्षिण भारत से दो चीजें उत्तर भारत में आई, एक तो राहु काल और एक काल सर्प दोष, जो कि दोनों ही नहीं है। ज्योतिष के जो भी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वहाँ कहीं पर भी इन दोनों के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। राहु काल जो कि मुहूर्त से रिलेटेड माना जाता है, लेकिन मुहूर्त चार्ट में कहीं भी राहु काल का नाम नहीं है। और इसी तरह जो ज्योतिष के प्रसिद्ध 26 ग्रंथ हैं, चाहे वो बृहत्पराशर होरा शास्त्र हो, मानसागरी हो, सारावली हो, बृहद जातक हो, कोई भी ग्रंथ हो, कहीं पर भी काल सर्प दोष का जिक्र नहीं है।
जी। तो ये तो 25-30 साल पहले या 30-40 साल पहले कुछ व्यक्तियों ने, जिन्होंने ज्योतिष के नाम पर लोगों को डरा धमकाकर पैसा कमाने का एक जरिया बनाया कि राहु केतु जिन घरों में बैठे होंगे उनके बीच के घरों में अगर सारे ग्रह आ जाएंगे तो ये एक शापित कुंडली बनेगी और व्यक्ति को ये तंग करेगा। और इसी के नाम पर लोगों से वो सांप का जोड़ा, चांदी का सांप का जोड़ा दान करवाते हैं या कर्मकांड करवाते हैं। तो मेरी ऐसे लोगों से यही विनती है कि वो ज्योतिष का नाम ना खराब करे और इसके नाम पर पैसा ना बनाए। कर्मकांड और करना अच्छी बात है, उससे फायदा होता है, लेकिन जो योग है ही नहीं, जो दोष है ही नहीं, उसके नाम पर पैसा बनाना कहाँ तक सही है। और एक और बात कि नारायण नागबली स्त्रोत, जो कि सर्प बाधा के लिए मान दिया गया है हमारे शास्त्रों में, उसमें भी राहु के बारे में, राहु का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो जब वो स्रोत ही जिसके लिए माना गया कि सर्प बाधा को दूर करता है, राहु का जिक्र ही नहीं है, तो ये तो एक सिर्फ मिथ्या हो गई बात और लोगों ने इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जी, यानी राहु का होना ये एक मिथक है, काल सर्प दोष एक मिथक है। जो एस्ट्रोलॉजी की जो किताबें हैं, जो इनके जो ग्रंथ हैं, इनमें ये बात नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी इस बात को बहुत आम तौर से यूज किया जाता है पैसे ऐंठने के लिए। आपने कई लोगों को देखा होगा, वो सांप की अंगूठी पहनते हैं और नाग नागिन का जोड़ा गंगा जी में बहाते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है कि ये सारी चीजें करवाई जाती हैं? देखिए, पुराणों में कथा है कि स्वर भानु नाम का एक असुर जब अमृत मंथन, समुद्र मंथन में से अमृत निकला और विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करके सुर, असुर और मानवों में वितरण करना शुरू किया, तो वह सूर्य और केतु के, सूर्य और चंद्रमा के बीच में वो असुर वेश बदलकर एक सुर के रूप में आ गया। तो जैसे ही उसने अमृत चखा तो उसके गले से कुछ बूंदें निकली ही थी कि सूर्य और चंद्रमा को पता चल गया, और उन्होंने विष्णु जी को बताया और उन्होंने अपने चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन चूंकि अमृत चख चुका था तो वो सर और धड़ दोनों ही मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए, और बाद में कालांतर में उनमें सर के नीचे धड़ आ गया और धड़ के नीचे सर आ गया, लेकिन जो आया वो एक सर्प का आकार था। तो इस तरह से एक काल सर्प, या कहना चाहिए कि एक सर्प की एक कल्पना की गई। और इसलिए क्योंकि राहु तो भोग का कारक है, और जो धड़ था उसको एक ब्राह्मण ने पाला, तो वो ब्राह्मण की संगत में रहने से उसे वेद शास्त्रों का ज्ञान हुआ। तो केतु को माना गया कि वो विरक्ति, मोक्ष और ज्ञान का कारक ग्रह है। यानी कुल मिलाकर एक कल्पना है जिसको लोग मानते मानते लोगों ने उसे सच बना दिया। काल सर्पदोष, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अगर आपके भी मन में कुछ सवाल हो इसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 0120399111 हमारा फोन नंबर है। वैसे काल सर्पदोष अगर आपकी कुंडली में है तो उस बीच आपके लिए बहुत सारी बातें अच्छी भी हो सकती हैं। ऐसे ही दो लेजेंडरी लोगों की बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। तथास्तु देख रहे हैं आप, और आज हम आभा जी से बात कर रहे हैं काल सर्प दोष के बारे में। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120399111 पर। और अगर आप अपने भविष्य से जुड़े कुछ सवाल जानना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल्स हमें SMS कर सकते हैं 560068 पर। फिलहाल मिसेस शर्मा इंदौर से जुड़ गई हमारे साथ। आइए देखते हैं वो क्या जानना चाहती हैं। गुड मॉर्निंग मिसेस शर्मा। लगता है मिसेस शर्मा का संपर्क टूट गया है। हमसे पंकज से बात करते हैं दिल्ली से। हेलो पंकज। नमस्कार जी। नमस्कार पंकज जी, क्या सवाल है आपका? दरअसल मेरा मीन लगन है जी, और मेरे चौथे स्थान में शनि बैठा है 6 डिग्री का जी, और उतने ही 6 डिग्री का ही उसके साथ केतु बैठा हुआ है। और सिर्फ मेरा एक ग्रह है भाव चंद्रमा जो मेरे 7वें स्थान में बैठा हुआ है। बाकी सारे ग्रह 10वें स्थान में मेरा राहु और उसके ऊपर सूर्य बैठा हुआ है 29 डिग्री का। तो इसमें आंशिक काल सर्प दोष बनता है, और जबकि वैसे मेरे को आज तक कभी सुख महसूस नहीं हुआ जी। सुख की बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है, बहुत अकेलापन या तनाव, टेंशन, ऐसी चीजें बहुत रहती हैं, बहुत पीड़ा रहती है मन में। मतलब हालांकि मैं इन चीजों को जानता हूँ, समझता हूँ, उसके बावजूद बहुत पीड़ा जरूरत से ज्यादा रहती है, बहुत दुख रहता है। तो इसका क्या उपाय है, क्या मुझे करना चाहिए जी। और ये आंशिक काल सर्प दोष वैसे है क्या? आपने तो वैसे मना ही कर दिया कि भाई इसका तो कहीं ग्रंथों में नाम ही नहीं है, तो ये तो बात ही एक तरह से खत्म हो जाती है जी। तो फिर क्या समझा जाए कि अगर आप लोग खुद इसको मना कर दोगे तो फिर क्या पूछा जाए आपसे आगे?
जी, तो चलिए पंकज जी ने बात बात में एक शिकायत भी कर दी कि हमने तो सिरे से नकार दिया काल सर्प दोष को, क्या जवाब है आभा जी? जी देखिए पंकज जी, आपकी कुंडली में चौथे घर में शनि और केतु बैठे हैं और उधर दूसरे ग्रह भी बैठे हैं। तो क्योंकि चौथा घर सुख का स्थान है और वहाँ दो मेलेफिक प्लैनेट यानी दो अशुभ ग्रह बैठ गए, शनि जी। और केतु, इसीलिए ये इनको सुख का कमी है, या हो सकता है ऐसी दशाएं इन्हें मिली हैं अभी तक कि इन्हें जी। वो सुख नहीं मिल पाया, या कोई शुभ ग्रह के प्रभाव में ना हो, अगर चौथा घर या शनि पे अगर दृष्टि नहीं है बृहस्पति की, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन काल सर्प दोष के नाम पे ये बोलना कि ये आंशिक काल सर्प दोष है और इसीलिए आप ये पूजा करिए तो आपको सुख मिल जाएगा, तो ये गलत होगा। अगर ये कर भी लेंगे, अगर वो जो भी कर्म कांड काल सर्प के लिए बताते हैं लोग, तब भी इन्हें जी। सुख नहीं मिलेगा उससे। जी। तो इसीलिए इस मिथक के नाम पे आप ना बहकावे में मत आइए, और बल्कि ये सोचिए कि आगे आप पूछ सकते हैं हमसे कि आगे कब आपको सुख मिलेगा, कौन सी अच्छी दशाएं आएंगी या कोई अच्छे योग है, तो वो समय आने पे इन्हें वो सुख भी जरूर मिलेगा, ऐसा जी। नहीं है। और शनि केतु की युति के कारण इन्हें विरक्ति और डिप्रेशन या एडवर्स दशा आने पे लगता होगा। जी, यानी जो परेशानियां ये अपनी जिंदगी में फेस कर रहे हैं वो जी, शनि का प्रभाव है। शनि और केतु का प्रभाव चौथे जी। घर पे है, और अब बुध कहाँ बैठे हैं, चौथे घर के स्वामी कहाँ बैठे हैं, ये जी। देखना पड़ेगा। ऐसे जी। ये सब मानना पूरी कुंडली टोटलिटी में देखी जाती है। जी, तो पंकज जी पूरी कुंडली को टोटलिटी में देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी आपकी डिटेल्स की। तो आप एक एसएमएस कर दीजिए हमें जिसमें आपकी सारी डिटेल्स हों 560068 पर, ताकि आभा जी आपकी कुंडली को बनाकर उसको अच्छे से स्टडी करके आपकी ज़िंदगी में ये जो भी परेशानियां हैं उनका सही उपाय आपको बता पाएँ। और अब बात करते हैं उन 2 लेजेंड्स की जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष माना गया था और फिर भी वो ऊंचाइयां छूते गए। सबसे पहले बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की आभा जी। जी, जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जी। रहे, 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे, सबसे लंबे समय तक की अवधि के लिए वो रहे। जी। और वो उनकी कुंडली में काल सर्प दोष माना गया, और इवन कई काल सर्प के नाम पे जो बुक्स के मार्केट में आई हैं उसमें भी उनके बारे में बताया गया कि उनको कोई सुख नहीं मिला, जबकि सभी जानते हैं कि वो उनका करियर कितना बढ़िया रहा। उनकी पुत्री भी प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी, उनके पुत्री के पुत्र भी प्रधानमंत्री बने। जी। और उनकी कुंडली में इतने अच्छे योग हैं कि जैसे चौथे घर में कर्क लगन की कुंडली है, कर्क राशि है और कुंभ नवांश है। उसमें आप ये देखिए कि चौथे घर में दिग्बली शुक्र बैठा हुआ है बुध के साथ, तो उनकी 3 बहनें दिखाए पता चलता है, और उनको शुक्र क्योंकि सुख का कारक है और चौथे घर में दिग्बली होकर अपनी राशि में लिब्रा साइन में बैठा है, तो वो दिखा रहा है कि उन्हें सुख मिलेगा। तो कालसर्प दोष तो कहीं दिखता ही नहीं, मतलब उसकी परिधि में होते हुए भी उन्हें वो सब सुख मिले, तो ये गलत है मानना। ये जो अगर किसी को कुछ कष्ट आ रहा है तो वो हो सकता है कुछ ऐसे पीड़ित ग्रहों की दशा चल रही हो जिससे उन्हें समय पे सुख नहीं, उस समय नहीं मिल रहा। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू जी के अगर हम देखें तो उनको ये योग कारक शुक्र की दशा 20 साल की जो दशा होती है, और अच्छे ग्रह की दशा जो बड़ा कुंडली में प्रमुख होकर बैठा है, वो 23 साल की उम्र में मिली। अब आप सोचिए जब व्यक्ति का जो मेन पार्ट ऑफ द लाइफ है उसमें अगर एक अच्छे ग्रह की दशा मिल जाए तो वो तो बहुत राइज करेगा, और उन्होंने किया भी। उसके बाद उनकी कुंडली में स्वग्रही बृहस्पति हैं, चंद्रमा स्वग्रही हैं, तो जब भी 2 या 3 ग्रह स्वग्रही या उच्च के होकर कुंडली में बैठते हैं तो अच्छा सुख भी मिलता है। इसी से साफ पता चलता है कि अगर काल सर्प योग कुंडली में जैसे कहा जाता है कि अगर होगा तो बहुत परेशानियां होंगी, लेकिन उस बीच अगर कोई पीएम बन जाए तो फिर क्या बात है। एक और ऐसी ही मशहूर शख्सियत है, उनके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित हैं। हेलो अमित। हेलो, गुड मॉर्निंग अमित, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा क्या है कि मैं कई ज्योतिषियों के पास में गया हूँ और कई लोगों ने मेरे को बोला कि कुछ ने बोला कि बोलो आपको तो कोई कालसर्प योग है नहीं, कुछ ने बोला नहीं आपको कालसर्प योग है, आपको नासिक या उज्जैन में जाकर के कर्म कांड कराने पड़ेंगे। जी। बोले आपको इसलिए क्योंकि मेरा विवाह नहीं हुआ है, जी। भविष्य मेरा कभी स्थायी नहीं रहा है। जी। तो ये हो सकता है कि आज की तारीख में मतलब मेरे ग्रह इतने नहीं स्ट्रांग रहे हों आज आने वाले, क्योंकि मैं 48 साल कंप्लीट कर चुका हूँ, 50वें में रन कर रहा हूँ मैं। कुछ लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने बोला नहीं 50 साल से आपके कैरियर में ग्रोथ है और स्थायित्व तो आएगा। तो ये क्या कालसर्प योग की वजह से है या ये केवल मिथ्याजनक बात है? जी, तो चलिए अमित के सवाल में और भी कई छोटे छोटे सवाल जुड़े थे, वो सारे जवाब आभा जी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल हमें थोड़ी देर रुकना होगा क्योंकि हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। अमित आप भी बने रहिए हमारे साथ, आपके सवाल का जवाब इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए तथास्तु। तथास्तु देख रहे हैं आप, और हम बात कर रहे हैं काल सर्प दोष के बारे में, और इसी बारे में अमित ने भी एक सवाल हमसे किया कि कोई ज्योतिषी उन्हें कहता है कि उनकी कुंडली में है काल सर्प दोष, कोई कहता है कि नहीं है। ऐसे में ये भी कंफ्यूजन होती है, कई लोगों को राय दी जाती है कि नासिक जाके आप बकायदा पूजा कराइए। अमित को क्या जवाब देंगे आप? अमित जी को मैं ये बताना चाहूंगी कि काल सर्प दोष के लिए कहा जाता है, ये जो व्यक्ति बताते हैं इस दोष के बारे में, कि उन लोगों ने पिछले जन्म में सांप मारे थे,
तो अच्छा। आप देखिए कि अगर हम 600 करोड़ की विश्व की जनसंख्या है, उसमें अगर राहु केतु की परिधि में सारे ग्रह आते हैं तो 100 करोड़ की कुंडली में ये योग होगा। अब 100 करोड़ लोगों ने क्या अगर पिछले जन्म में सांप मारे होंगे तो सांप की प्रजाति का ही अंत हो जाएगा दुनिया से, और अगर जी। सांप मर जाएंगे तो सारी फसलों को चूहे खा जाएंगे और हम लोग भी भूखे मरने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये तो है ही नहीं, ये कथा ही गलत है। और दूसरे ये कि कलाहस्ती में बताया जाता है कि राहु का मंदिर है, वहाँ पूजा होती है। तो हमारा एक शोध का ग्रुप कलाहस्ती में आज से 4-5 साल पहले गया था और वहाँ बकायदा रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने, पंडित जी ने वहाँ खुद ही बताया कि ये पूजा तो सर्प योग के लिए की जाती है, जब कुंडली में केंद्रों में सारे मेलेफिक प्लैनेट यानी कि राहु केतु शनि सूर्य और मंगल आ जाते हैं। जी। तो सर्प योग का जरूर वर्णन है, नवस योगों में आता है, लेकिन काल सर्प योग जो कि राहु केतु से रिलेटेड हो कि उसकी परिधि में सारे ग्रह आ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। और नासिक जाके आप पूजा करिए, आप पूजा करिए, भगवान की पूजा कीजिए और आपको कर्मकांड का फल भी मिलेगा, लेकिन काल सर्प दोष के नाम पे पूजा करना व्यर्थ हो। चलिए अमित, बहुत ही दिलचस्प बातें पता चली आपके सवाल के इस जवाब के जरिए, तो उम्मीद है कि आप भी सेटिस्फाइड होंगे इस आंसर से। अब बात करते हैं उन मशहूर हस्ती की जिनकी कुंडली में एक बार फिर से काल सर्प दोष माना गया और फिर भी वो बहुत मशहूर हुई। मार्गरेट थैचर, पीएम ऑफ इंग्लैंड। जी, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री जो विश्व की 5वें नंबर पर प्रधानमंत्री रही, 1989 से 1990 तक 11 साल तक वो प्रधानमंत्री रही। उनकी कुंडली में तुला लग्न की कुंडली है और राहु चौथे घर में कर्क राशि से लेके केतु चौथे घर में बैठे हैं और राहु से केतु के बीच में उनके सारे ग्रह हैं। शशि योग बना रहे हैं उनकी कुंडली में शनि महाराज लगन में ही। तो उनकी कुंडली के इतने अच्छे योग हैं, फिर भी जो लोग कालसर्प योग के नाम पे लोगों को डराते हैं, उनको ये मैं बताना चाहूंगी कि देखिए थैचर जी की कुंडली में ये योग होते हुए भी वो एक आम उनके पिताजी एक आम मिडिल क्लास फैमिली से थे और फिर भी वो अपने जीवन में आगे उठी, अच्छी शिक्षा पाई और फिर एमपी से पीएम तक वो बनी। और आज भी उन्हें विश्व में एक महिला जो कि बड़ी स्ट्रांग डिसीजन लेने वाली महिला थी, उनके रूप में जाना जाता है। जी, यानी काल सर्प दोष जिसे सिर्फ माना जाता है, तो आप भी इसे मानना छोड़ दीजिए क्योंकि एक मिथक है और आभा जी ने इस बात को यहाँ पर साबित कर भी दिया है। अब है बारी उन एसएमएस को लेने की जो इस पूरे हफ्ते आप हमें भेजते रहते हैं और आभा जी आपकी कुंडली बनाती हैं और स्टडी करती हैं ताकि वो आपको एक सही जवाब दे पाएं। बात करते हैं दिनेश कुमार की, जिनका प्लेस ऑफ बर्थ जोधपुर है और ये कहते हैं कि पिछले 16 महीनों से इनके पास कोई नौकरी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगा? जी, कन्या लगन की कुंडली है और 16 महीने से आई थिंक इन्हें रिसेशन के कारण तभी इन्हें जॉब इनकी छूट गई। तो अब 2010 में तो योग बन गया है जॉब का और अप्रैल से लेके नवंबर 2010 के बीच में इन्हें अवश्य जॉब मिलेगी। इन्हें प्रयास तो कड़े ही करने पड़ेंगे क्योंकि सूर्य में केतु का अंतर चल रहा है और केतु वही राहु केतु का अगर हम सोचें तो केतु शनि के साथ बैठे हैं 5वें घर में, तो थोड़ा सा इन्हें प्रयास अधिक करने पड़ेंगे। लेकिन अच्छी दशा आने वाली है, शुक्र की आने वाली है दशा अप्रैल 2010 से। तो शुक्र जो कि सुख देने के कारक हैं और वो अच्छे हैं, तो उनके दशा में इन्हें जरूर जॉब मिलेगा। चलिए दिनेश, पिछले कई महीनों से आप अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन 2010 अप्रैल से आपको एम्प्लॉयमेंट मिलने के पूरे चांसेस हैं। काम करना मत छोड़िएगा, अच्छे कर्म ही अच्छे फल देते हैं। अंकित का सवाल लेते हैं, देहरादून इनका प्लेस ऑफ बर्थ है और इनका सवाल है कि ये पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं, चिंतित हैं कि इनके करियर का क्या होगा। अच्छा, अंकित जी को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि शनि में शुक्र की दशा इनकी चल रही है और शुक्र तो उच्च के होके बैठे हैं 3रे घर में, मकर लगन की कुंडली है। इनको बस थोड़ा सा प्रयास तो खैर करना ही पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। अगर ये सरस्वती मंत्र का जाप करें प्रतिदिन 108 बार तो इनको बहुत फायदा होगा और इनका भविष्य उज्जवल है। चलिए सरस्वती मंत्र का जाप कीजिए, सरस्वती देवी होती हैं विद्या की, तो उनकी पूजा कीजिए और आगे आपका करियर अच्छा ही होगा। सवाल लेते हैं मयंक का, देहरादून इनका प्लेस ऑफ बर्थ है। जानना चाहते हैं कि इनकी शादी लव है या अरेंज, क्योंकि ये ऑलरेडी कमिटेड हैं पिछले 4 साल से और अपने करियर के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो खुशखबरी तो यह है कि लव मैरिज इनकी जरूर होगी। जून 2012 से मई 2014 के बीच में योग बनते हैं विवाह के जी, और हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी इनकी। करियर इनका अच्छा है, सूर्य इनके 10वें घर के स्वामी हैं प्रोफेशन हाउस के और वो 7वें भाव में शुक्र के साथ बैठे हैं टॉरस में, तो करियर इनका बहुत बढ़िया रहेगा। जी चलिए मयंक, परेशानी की कोई बात नहीं है, पिछले 4 साल से आप जिस रिलेशनशिप में है वो अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेगी। शादी आपकी लव ही होगी और करियर भी बहुत अच्छा है। बढ़ते हैं आगे, सुमन का सवाल लेते हैं, जबलपुर से। जानना चाहती हैं कि इनकी शादीशुदा जिंदगी का फ्यूचर क्या है। इनके हस्बैंड इनकी प्रॉपर केयर नहीं करते, डाइवोर्स की भी उम्मीद है क्या?
इनका एसएमएस तीसरे एपिसोड में भी मैंने लिया था और तब भी मैंने कहा था कि मई तक इन्होंने स्वास्थ्य के लिए भी पूछा था और मैरिटल हैप्पीनेस, तो मई तक थोड़ी दशाएं खराब हैं, तो मई तक ही इन्हें परेशानी है, तो मैं चाहूंगी ये अभी थोड़ी पेशेंस रखे और इनको मैंने उपाय भी बताया था, अगर ये नारायण कवच करें प्रतिदिन तो इन्हें फायदा होगा। तो ये अभी इतनी जल्दी में सीजन ना ले, अभी सिर्फ 6 महीने इनके विवाह को हुए हैं, एडजस्टमेंट में टाइम लगता है और अच्छे दशा आने पे इनको बिल्कुल सब अच्छा हो जाएगा, पति भी इनकी केयर करेंगे। जी, यानी एक तरह से पेशेंस की जरूरत है सुमन को। आभा जी, एक आखिरी एसएमएस है राजेश झा जी का, जो दरभंगा बिहार के हैं, जानना चाहते हैं अपने करियर के बारे में और अपनी सेहत के बारे में। जी, करियर तो अप्रैल से नवंबर 2010 के बीच में इन्हें प्रमोशन मिल सकती है जी, अगर ये अच्छे से प्रयास करेंगे तो। और सेहत में यस, इनको अपर एब्डोमेन यानी पेट के ऊपर के हिस्से में जो है उसमें इनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और डिप्रेशन वगैरह रहता है, बट इसके लिए अगर ये मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और अपना ख्याल रखें तो ऐसी कोई बड़ी सीरियस प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए राजेश जी, आपकी भी परेशानियों का अंत होता हुआ हमें दिख रहा है। आभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। वैसे तो काल सर्प योग से जुड़े और भी कई सवाल हैं मेरे मन में, जिसको हम अगले हफ्ते कंटिन्यू जरूर करेंगे। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, काल सर्प योग, जिसे आप बहुत ज्यादा सुनते रहते हैं, आसपास लोगों को अंगूठियां पहनते देखते हैं, लोगों को देखते हैं कि वो नाग नागिन का जोड़ा जो है उसे गंगा जी में बहा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये सब फिलहाल एक मिथ है और इन सब चीजों को लेकर अगर कोई आपको डराता है तो इनसे डरिएगा मत। काल सर्प योग से जुड़े और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम आभा जी से जानेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।